ग्रीटिंग्स ऑल। आज आपका 2019 का GS-3 का पेपर डिस्कस होगा, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इन्यूमरेट द इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच हैव बीन subsumed into GST in India. Also comment on revenue implications of GST introduced in India since July 2017. तो यहाँ पे आपका कीवर्ड है इन्यूमरेट। तो इन्यूमरेट का मतलब सिर्फ ये है कि बस लिस्ट करना है, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस लिस्ट करने हैं कौन कौन से हुए और फिर हमने बताना है कि रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस क्या है GST के। तो पहले तो 150 वर्ड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, लिखना नहीं है, क्योंकि इन्यूमरेट इसलिए आसान भी है क्वेश्चन, इन्यूमरेट ही है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन को ही टैकल करते हैं, वो क्या है। तो थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे दो कि GST है क्या। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपने अंदर सब्ज्यूम कर लिया है। उसके बाद हम बात करें कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम हुए हैं, यही है आपका पहला पार्ट क्वेश्चन का कि इन्यूमरेट करो। तो सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड कर दो और लिख दो कि सेंट्रल के भाई एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़, सेस, सरचार्ज, ये सारे GST के अंदर सब्ज्यूम हो चुके हैं। और स्टेट का वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब सब्ज्यूम हो चुके हैं। अब जो सेकंड पार्ट है रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस का, ये डिमांड करता है कि भाई आप डेटा के साथ सपोर्ट करें इसको, ठीक है। तो डेटा के साथ हम कैसे सपोर्ट करेंगे भाई, जो पहला ईयर था, फर्स्ट ईयर जब GST इंट्रोड्यूस हुआ 2017 के अंदर, तो GST के जो रेवेन्यूज़ थे वो 11.9% तक चले गए, तो इंक्रीज़ दिखा हमारे को। उसके साथ ही आप ये भी देख सकते हो कि इंक्रीज़ कैसे दिखता है। तो टैक्स टू फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो था वो भी 10.3 से 11.9% इंक्रीज़ किया। ये डेटा कहाँ से आएगा? ये डेटा आपका न्यूज़पेपर से आएगा, आपके इकोनॉमिक सर्वे से आएगा और जो भी गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है वहाँ से निकालोगे आप। करंट फिस्कल जो अभी चल रहा है उसके अंदर हमने देखा है कि डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। GST कलेक्शन में डिक्लाइन हुआ है मंथली कलेक्शन में। और इम्प्लीकेशन क्या है कि भाई टैक्स बेस वाइडन हुआ है, मतलब उतने ज़्यादा लोग टैक्स भर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो फाइलर्स हैं वो इंक्रीज़ कर गए हैं GST में। और लास्ट में हम कहेंगे कि GST कलेक्शन इज़ येट टू स्टेबलाइज। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जो GST की वजह से जो टैक्स कलेक्ट होना था वो अभी स्टेबलाइज नहीं हुआ। स्टेबलाइज नहीं हुआ मतलब अनसर्टेनिटी है। तो आप कहोगे कि भाई क्योंकि स्टेबलाइज नहीं हुआ है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, इसलिए अनस्टेबिलिटी आ चुकी है। तो आपका जो GST का है रिजीम, इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू अनसर्टेनिटी। क्यों? आपको जानते हो कि भाई कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो GST के अंदर अभी नहीं आए हैं, कुछ आ रहे हैं तो वो बात चलती रहती है और वो रेट्स भी चेंज करते रहते हैं। तो बेसिकली उसका काम क्या है कि भाई स्टेट्स को ना समझ नहीं आ रहा कि भाई फाइनली हमारी कलेक्शन कितनी होगी, हम कितने पैसे कलेक्ट करेंगे, तो फिर वो अपने बजटरी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, पर वो GST काउंसिल को एक बार डिसाइड कर लेगा कि भाई कितने पैसे कहाँ कैसे होगा, एक बार स्टेबलाइज हो जाएगा तो अनसर्टेनिटी चली जाएगी। तो ये आप लिख दो, इतने में आपका आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, ये 2019 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। ओके गाइस, कंटिन्यूइंग विद योर सेकंड क्वेश्चन, डू यू एग्री विद द व्यू दैट स्टेडी GDP ग्रोथ and low inflation have left Indian economy in good shape? Give reasons to support your arguments. तो यहाँ पे आपका GDP growth, low inflation and good shape keywords हैं, इसके आसपास ही आपका क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने क्वेश्चन को आंसर करना है एंड साथ में हमने रीजंस प्रोवाइड करने हैं। रीजंस के साथ अगर आप डेटा भी प्रोवाइड कर सकते हो साथ के साथ तो वो बेस्ट रहेगा, पर अगर डेटा आपको याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन करेक्टली इन कंसाइज मैनर, इन अ क्लियर मैनर तो भी चलेगा। 150 वर्ड्स हैं तो अगेन बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है हमारे। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई GDP एंड इन्फ्लेशन की सिग्निफिकेंस क्या है। पहले तो हम ये इस्टेब्लिश करेंगे कि ये जो GDP और इन्फ्लेशन की बात करिए क्वेश्चन में, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं कि आपकी कंट्री की जो इकॉनमी है वो स्टेबल है कि नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम देखेंगे कि भाई पहले कैसा था, पहले ये कैसे चल रहे थे, तो उसकी वजह से इंडियन इकॉनमी कैसी शेप में थी। तो प्रीवियस ईयर्स में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, बहुत सालों से न्यूज़पेपर में यही आ रहा था कि भाई ग्लोब में, दुनिया में बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, ब्रेक्जिट का सीन है, लीमन ब्रदर्स हैं, यूरोप की इकॉनमी, ग्रीस का बहुत पंगा पड़ा था। उस सब के दौरान इंडियन इकॉनमी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था। इंडियन इकॉनमी
फिर भी वैसे ही चल रही थी जैसे पहले चल रही थी। तो मतलब इंडियन इकोनॉमी पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई। ये क्यों नहीं आई? क्योंकि जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के इंडिकेटर्स थे वो बहुत ही सही चल रहे थे। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी ने बहुत सारे, जब दुनिया में पंगे पड़ रहे थे उसको डोमेस्टिक इकोनॉमी सह पाई, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी हमारे पास, और वो हमारे को जीडीपी और इन्फ्लेशन से दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई स्टेडी जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी इतने सारे पंगे सह पाई। तो लेकिन फिर आज क्या हुआ? इंडिया के पास हाई ग्रोथ थी डिस्प्लाइट ग्लोबल स्लोडाउन। तो अगेन ये रीइंफोर्स हो जाती है आपकी पुरानी बात। तो फिर हम आते हैं कि आज क्या चल रहा है। आज आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन में चल रही है। तो इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग स्लो डाउन, करंट सिनेरियो यही है। तो फिर हम बात करेंगे फिर पहले सही चल रहा था तो अब क्या दिक्कत आ गई। तो हम कहेंगे कि भाई जो लो इन्फ्लेशन की बात करी है आपने, लो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? लो इन्फ्लेशन का मतलब है कि डिमांड नहीं है आपकी इकोनॉमी। और आप कह सकते हो कि भाई देखो आजकल आज ये जो स्लो डाउन चल रहा है, सारे इकोनॉमिस्ट यही कह रहे हैं कि भाई आपकी इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, और वो डिमांड लो इन्फ्लेशन की वजह से हुई थी। जैसे ना यूजुअली जब ग्रोथ होती है, जब जीडीपी बढ़ रहा होता है, तो साथ के साथ इन्फ्लेशन भी ना बढ़ती रहती है कि वो पैसा जा रहा है, पैसा मिल रहा है लोगों को। बैंक्स ने पैसा दिया इन्वेस्टर्स को, उन्होंने इन्वेस्ट किया, मतलब एंटरप्रेन्योर्स को उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो पैसा चल रहा होता है इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन आ जाती है। पर क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन नहीं आई, इससे पता लगता है कि डिमांड नहीं इंक्रीज हुई। और आज गवर्नमेंट के सामने यही पंगा है। और सबसे बड़ा पंगा क्या है? रूरल डिमांड नहीं बढ़ी थी। तो इसमें आप कह सकते हो कि भाई जो भी इन्वेस्टमेंट्स हुए वो रूरल एरियाज़ में नहीं हुए, तो फार्मर्स की इनकम बढ़ी नहीं, तो उनका पंगा पड़ा था। तो आप कह सकते हो कि भाई जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज तो होती रही, पर उसका फ़ायदा जो मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन है, उसको नहीं हुआ। क्योंकि हमने देखा है कि भाई जो आईटी सेक्टर है वो जीडीपी का सबसे बड़ा पार्ट है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो जीडीपी ग्रोथ थी ये जॉबलेस ग्रोथ थी, और इस ग्रोथ ने सिर्फ एक छोटे पार्ट ऑफ इंडस्ट्री को का फ़ायदा पहुंचाया है। ठीक है, एक छोटी पार्ट इंडियन पॉपुलेशन को फ़ायदा पहुंचाया है। तो जो मेजर पार्ट है, रूरल पार्ट है, उसको फ़ायदा नहीं हुआ। तो उनकी डिमांड नहीं हुई। क्योंकि अब उनकी डिमांड नहीं है, इसलिए अब हम कैचअप कर गए। पहले तो हम सहते रहे किसी तरह इनके भरोसे, पर अब रूरल एरियाज़ का इतना बुरा हाल हो चुका है कि हम सह नहीं पा रहे। तो इसकी वजह से अब स्लो डाउन आ रहा है। तो हम कहेंगे जो पहले की वही बात है कि जो पहले की हाई जीडीपी ग्रोथ है उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत आता था इंडिया में। और वही बात है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर आईटी सेक्टर में जाता था और थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग में भी जाता था, प्राइमरी सेक्टर में इतना नहीं गया। ठीक है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़, एलाइड एक्टिविटीज़, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग वगैरह वहाँ इतना नहीं गया जहाँ जितना आपका सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गया। तो उनको फ़ायदा होता रहा। पर सबसे ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर में लगी हुई है ना, सबसे ज़्यादा जॉब्स एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, तो उनका फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसकी वजह से लैक ऑफ डिमांड हुआ। तो पहले तो हाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद थी, पर उसके बावजूद नुकसान क्यों होता रहा देश का? क्योंकि जो लेबर लॉज थे वो सही नहीं थे, और फिर जो बैंक्स थे वो उन्होंने एनपीए क्राइसिस करा दिया। तो इन सब की वजह से ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम भी रही और एनपीए क्राइसिस भी रहा। तो उसकी वजह से भी इसका इतना फ़ायदा अब नहीं हो रहा। तो फिर आप कंक्लूड कर सकते हो फाइनली कि देखो हाई ग्रोथ हम चाहते हैं, हम डेवलपिंग इकोनॉमी है तो हाई ग्रोथ तो हम चाहते हैं, पर हाई ग्रोथ जब लो इन्फ्लेशन के साथ कंबाइन होती है तो वो सफिशिएंट नहीं है कि देश आगे बढ़ेगा। कि हम देख चुके हैं ना कि लो इन्फ्लेशन की वजह से डिमांड रिड्यूस हो गई थी, तो उसकी वजह से आज हमारा स्लो डाउन हो रहा है। तो हमने यही बात करनी है कि भाई जीडीपी ग्रोथ बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो आप कंक्लूजन में ये भी डाल सकते हो, अगर आपने दूसरी तरह ही कंक्लूजन लिखनी है कि भाई हाई जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए बट वो बैलेंस तरीके से होनी चाहिए, उससे जॉब्स बनने चाहिए ताकि इकॉनमी आपकी चलती रहे। तो जो इंडिया में हुआ है वो इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, इससे आपका ये क्वेश्चन आंसर हो जाना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।